हेलो दोस्तों, मैं आपको आज 12th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें अध्याय नंबर 1 है मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे इसमें से आएगा क्वेश्चन, हम आज फर्स्ट अध्याय का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी। इनकी ज्योग्राफी किससे मिलकर बना है? दो शब्दों के मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द हिंदी में भूगोल है। ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, यानी कि जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है। अब बात आती है भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल कहलाता है। इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जैसे ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि इसका आंसर है इरेटोस्थेनीज। ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक हैं इरेटोस्थेनीज या इकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज या इकेटियस। तीसरा आता है मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। बताता है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। यानी कि मानव भूगोल आधुनिक भूगोल के दोनों के जनक क्या हैं? एक ही है, फ्रेडरिक रेडजेल। अब आता है पांचवा, भारतीय भूगोल के जनक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनेल। स्टार लगा लीजिए इसे। जेम्स रेनेल है। और हम आगे बढ़ते हैं। भूगोल का उद्देश्य। भूगोल का क्या उद्देश्य है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन सभी बिंदुओं और तथ्यों का अध्ययन करना जिन्हें मानव ने बनाया है। यानी कि भूगोल का उद्देश्य क्या है? यानी कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन सभी बिंदुओं और तथ्यों का अध्ययन करना जिन्हें मानव को बनाया है। ठीक है, ऐसे ही और बात करते हैं। भूगोल के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल के दो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? स्टार लगा लीजिए, इसे स्टार लगा लीजिए। एक मिनट, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। भूगोल के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भूगोल के दो महत्वपूर्ण शाखा, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भूगोल की दो शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल है, एक क्या है? मानव भूगोल। यानी कि जो भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखा है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद करना है। ठीक है, अब बात आती है, ये दो हैं, इनका एक है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल। अब बात करते हैं हम भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल, इसमें भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। जैसे जलवायु, मृदा, खनिज आदि ऐसे प्रमुख सतह जिन्हें भौतिक भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से हैं? इसमें भौतिक भूगोल पर्यावरण और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। भूआकृति, जलवायु, मृदा, खनिज आदि चीजें हैं इसमें। अब बात आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल में मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल में मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिकी, पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, अध्ययन शामिल है।
अध्ययन समाज। जैसे इसके उदाहरण है घर बनाना, गाँव, सड़क, रेल, हवाई जहाज, बंदरगाह, शहर आदि। इसके प्रमुख उदाहरण देख लो, ये है प्रमुख उदाहरण: घर बनाना, गाँव, सड़क, रेल, हवाई जहाज, बंदरगाह, नहर आदि आदि बनाना इसके प्रमुख क्या है उदाहरण है। अब बात आती है मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं। ये है 3 इसकी प्रमुख परिभाषाएं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले बात करते हैं रेड जेल के अनुसार। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि रेड जेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जैसे संश्लेषण पर आधारित है, प्रक्रिया संश्लेषण पर आधारित है। दूसरी है एलएनसी सैंपल के अनुसार। दूसरी परिभाषा किसके आधार पर है? एलएनसी सैंपल। इसने क्या कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलएनसी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलएनसी सैंपल ने कहा था कि इसका जैसे संबंधों का गत्यात्मक अध्ययन। तीसरी परिभाषा है बिडाल डेला ब्लास। यानी कि इसने कहा था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले बिडाल डेला ब्लास ने कहा था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यानी बिडाल डेला ब्लास ने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों अधिक संकल्पना को ही तो संकल्पना क्या कहलाती है? बिडाल डेला ब्लास की परिकल्पना है। अब बात आती है मानव भूगोल कैसे कहते हैं? मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं? इसके नाम का प्रकृतिकरण हम देखते हैं। हम पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद: मानव जब आदिम अवस्था में था तो तब प्रकृति से डरता था, वह प्रकृति की पूजा करता था। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद कैसे कहते हैं? जब मानव आदिम अवस्था में था तो वह प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। जैसे अधिक वर्षा होने से ईश्वर का प्रकोप मानता था। यानी कि मानव यदि प्रकृति द्वारा अधिक वर्षा हो जाती तो सोचता कि यदि हमसे ईश्वर नाराज है। यदि बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था, यदि बिजली कड़कती तो वह ईश्वर का नाराज होना मानता था। मानव प्रकृति का बहुत प्रभाव था। इन विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियमों को समझने लगा और मानव पर प्राकृतिक का बहुत प्रभाव पड़ता था। विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्रकृतिवाद कहा गया। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियमों को समझने लगा और मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। जैसे ईश्वर का क्या मानता था? प्रकोप। ईश्वर का प्रकोप मानता था। और बिजली कड़कनी ईश्वर का नाराज होना मानता था। यदि बिजली कड़कती तो उसे क्या मानता था? कि ईश्वर का नाराज होना। मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था। इन विचारधाराओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियमों को समझने लगा और मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। अब बात आती है प्रकृति का मानवीकरण या समव्यवहार। यानी कि बात आती है प्रकृति का मानवीकरण या समव्यवहार। मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। मानव ने किसका विकास किया? मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रकृति के नियम को समझने लगा
तो जीवन आसान हो गया। जैसे ही मानव ने प्रौद्योगिकी तकनीकी का विकास किया, उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझने लगा तथा मुश्किल काम आसानी से होने लगे। जैसे गर्मी के लिए उसने हीटर का आविष्कार, प्रकृति मनुष्य यानी कि गर्मी के लिए एसी का आविष्कार किया, सर्दी के लिए हीटर का, और रोशनी के लिए लाइट बनाई। यानी कि जब मानव ने प्रौद्योगिकी या तकनीक का विकास किया तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों यानी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को सुलझने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई। तो वह इस प्रकार इसे संभववाद नाम दिया। तो इस परिकल्पना को संभववाद कहा जाता है। अब बात आती है नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद किसे कहते हैं? नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद। मानव जब प्रकृति से नहीं डरता तथा अंधाधुंध विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करता है तथा प्रकृति के यानी कि पर्यावरण का उपयोग करता है और अंधाधुंध विनाश करता है प्रकृति का, तो नवनिश्चयवाद विचारधारा ने संतुलन बनाने की बात कही। जब अंधाधुंध यानी कि प्रकृति का विनाश कर रहा था तो नवनिश्चयवाद के द्वारा उन्होंने यानी कि समझौता किया कि जिसकी पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, कि मानव पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। इसीलिए नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद विचारधारा ने कहा कि रुको और जागो, अर्थात उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। यानी कि मानव अपना विकास करो एवं अपनी सीमा में रहकर अपना विकास करो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, यह कहा था। किसमें? नवनिश्चयवाद में यह कहा था। अब बात आती है भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं? भौगोलिक विचारधारा भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। यानी कि भूगोल के बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में विभिन्न प्रकार की विचारधारा प्रकट की। इन्हीं विचारधाराओं को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। भौगोलिक विचारधारा कहते हैं प्रकृति में यानी कि भूगोल की बहुत सारे परिभाषाएं प्रस्तुत की। भूगोलवेत्ताओं ने बहुत सारी परिभाषाएं प्रस्तुत की एवं मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में। इसे ही भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। प्रमुख विचारधाराएं जैसे नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा किसने दी थी? रैडज़ेल, रिटन, हम्बोल्ट। ये वेरी मोस्ट यानी कि नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा किसने दी? रैडज़ेल, रिटन, हम्बोल्ट आदि ने दी थी। और संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद के समर्थक कौन थे? विडाल डी ला ब्लास। वेरी मोस्ट संभववाद के समर्थक कौन थे? विडाल डी ला ब्लास संभववाद के। और एक और बात आती है नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद। नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद के समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे इसके समर्थक। मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास किया। मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया? प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया? देखो, मानव में धीरे धीरे वृद्धि का विकास हुआ तो वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा तथा प्रौद्योगिकी का विकास किया। मानव जैसे ही बुद्धिमान एवं विकसित होता गया तो उन्हें प्रकृति के नियमों को समझने लगा और प्रौद्योगिकी का विकास किया। जैसे घर्षण एवं ऊष्मा। फर्स्ट बात है घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की जिससे इसका प्रयोग हम वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। यानी कि मानव ने जब प्रौद्योगिकी का विकास किया तो उसने घर्षण एवं ऊष्मा का भी खोज किया। यानी कि उससे घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की जिसे हम वर्तमान समय में उपयोग में लेते हैं। डीएनए या अनुवांशिकी कैसे कहते हैं? इन नियमों के बारे में समझने के बाद हम ज़्यादा बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। यानी कि डीएनए और अनुवांशिकी के बारे में हम अध्ययन करके हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर विजय पा चुके हैं। अब तीसरी बात आती है वायु गति नियम। वायु के जो गति के नियम, अधिक तेज गति के
वाहनों को बनाने के लिए इन नियमों को पढ़ना पड़ता है। यदि हम अधिक गति के वाहनों को बनाएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। अब बात आती है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि हमारे जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति कैसी रही। मानव भूगोल की क्या प्रकृति कैसी रही। फर्स्ट, मानव भूगोल भौतिक भूगोल से अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल में भौतिक भूगोल के अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव ने भौतिक भूगोल पर्यावरण द्वारा अपने क्रियाकलापों के द्वारा घर बनाना, नगर, गांव, सड़क, रेल, औद्योगिक खेत आदि का निर्माण किया। मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि जैसे ही मानव ने भौतिक भूगोल पर्यावरण द्वारा अपने क्रियाकलापों के द्वारा घर बनाना, नगर, गांव, सड़क, रेल, औद्योगिक खेत आदि का निर्माण किया। जैसे बात आती है भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव ने इसका उपयोग किया। अब बात आती है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, रासायनिक भूगोल, आवास भूगोल, रासायनिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, यानी कि ये वेरी मोस्ट है, ये पूछ लेता है एग्जामिनर। मानव भूगोल के क्षेत्र नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल आदि हैं, इन्हें याद कर लेना। ठीक है। मानव भूगोल आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल में भी आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। उपक्षेत्र हैं, पहला संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यापार भूगोल, विपणन भूगोल। ये मोस्ट हैं, इन्हें याद करने ला। ठीक है। अब बात आती है राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, यानी कि राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल ये वेरी मोस्ट है। तो अब बात आती है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। इसकी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। यानी कि सामाजिक भूगोल के ये प्रमुख उपक्षेत्र हैं, इन्हें आप याद कर लेना। ये भी वेरी मोस्ट है। तो विश्व के प्रमुख भूगोलविद, यानी कि इन्हें पूछ लेता है एग्जामिनर, विश्व के प्रमुख भूगोलविद कौन सा भूगोलविद कहाँ का है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं जर्मनी के भूगोलविद, यानी कि जर्मनी के भूगोलविद कौन कौन थे। हेम्बोल्ट, कार्ल रिटन, पेंसिल, रेडजेल, ये कहाँ के हैं। ये चारों जर्मन भूगोलविद हैं। जर्मन भूगोलविद। अब ब्रिटेन के भूगोलविदों की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन भूगोलविद कौन है। हार्वर्ड्स, मैकिंगडन, फ्यूल्स, ये प्रमुख हैं। और ये अमेरिका भूगोलविद एलन सैम्पल, यानी कि इन्हें देख लें। फ्रांसीसी भूगोलविद ये रे प्रमुख हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था फर्स्ट। हमारा चैप्टर कौन सा था। यह फर्स्ट था, नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें प्लीज़। और